फ्लॉज हमारी कमियां, हमारे डिमेरिट्स और हमारे जो भी ड्रॉबैक्स। कभी आपने सोचा हुआ है कि हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितने भी फ्लॉज हैं, वो क्यों क्यों हैं? वो नेचर ने या गॉड ने क्यों रखे हैं? अगर ये चीज आपको समझ आ गई हो तो आई होप कि आप लाइफ में कोई भी अचीवमेंट हो आपकी, उसमें आप क्रेडिट जरूर अपने फ्लॉज को देंगे। अगर ये जो कोट है, और ये कोट मेरा खुद का कोट है, इसको अगर अच्छे से आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली इसमें फ्लॉज को ये अपॉर्चुनिटीज कैसे कहता है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं। आपने दुनिया में जितने भी लोगों को देखा होगा जिन्होंने बहुत जाइगेंटिक अकॉम्प्लिशमेंट्स अपनी लाइफ में, करियर में किए हुए हैं, कोई भी पर्सन जिनसे हम आज इंस्पायर होते हैं, उन्होंने अपने स्किल के ऊपर तो काम किया ही किया, बट उससे ज्यादा उन्होंने अपने फ्लॉज के ऊपर काम किया। हमारे अंदर जो भी कमियां है ना, वो नेचर ने या गॉड ने इसलिए रखी हुई है कि हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है? अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि गॉड ने और नेचर ने हमें पूरा अधिकार दिया है कि हमारे अंदर जो भी फ्लॉज है, हम कमियां हैं, उनको हम अपने हिसाब से अमेंड करें। और अमेंड करने के बाद, बिकॉज ऑफ दिस डेलिजेंस, बिकॉज ऑफ दिस हार्डवर्क, हम उन फ्लॉज को अपॉर्चुनिटी समझकर उनके अंदर इतना ज्यादा जो है डेलिजेंस से, इतना ज्यादा हार्डवर्क से उनके अंदर जब हम काम करते हैं ना, उनको ठीक करते हैं, उनको संवारते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्किल से ज्यादा हमारे फ्लॉज जो है उनकी प्रोमिनेंस बढ़ जाती है। सो इसीलिए आई होप कि आप ये कोड जो है समझ गए होंगे। इस कोड में यही चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आपके अंदर कोई फ्लॉ है, आपके अंदर कोई कमियां हैं, तो आपने नेगेटिव नहीं होना है, आपने पॉजिटिव होना है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लॉज और कमियां आपके अंदर हैं, वो अपॉर्चुनिटी दी है नेचर ने आपको। वो अपॉर्चुनिटी इसलिए दी है और उस अपॉर्चुनिटी को संवारने का राइट आपको दिया हुआ है। और उसको इस तरीके से संवारिए, इस तरीके से उसके ऊपर काम कीजिए कि आपकी जो स्किल है ना, उससे ज्यादा प्रोमिनेंस किसकी हो जाए? आपके फ्लॉज के ऊपर काम जब आप करेंगे, उससे ज्यादा उन फ्लॉज की प्रोमिनेंस स्किल से ज्यादा हो जाए। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया। बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि फ्लॉज को आपने सबसे पहले डिस्कवर करना है। इसीलिए हम जो है हमेशा इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि वी शुड हैव, और यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स शुड हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ इनिशियली। जब आप अपने आप को डिस्कवर कर लेंगे ना कि हम किस चीज के लिए बने हैं। देखिए, स्किल तो हर किसी के पास होता है, और पर्टिकुलर जो स्किल है वो हर किसी के पास होता है, तो हर किसी को पता भी चलता है मैं कौन सा स्किल पोजेस करता हूँ। बट फ्लॉज को ढूंढना, कमियों को ढूंढना, और उन कमियों को हमेशा हम छुपाते, उनको एक्सेप्ट करना। सबसे पहले आपका एक्चुअल फ्लॉ आपको कभी भी पता नहीं चल पाता। आप हमेशा उससे भागते हैं या उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। अगर उन फ्लॉज के ऊपर हम काम करें खुद को डिस्कवर करने के बाद कि मेरे में क्या कमियां हैं, मैं किस चीज के लिए बना हूं, तो आप ऐसा टाइम आएगा जब, मैंने वही कहा कि नेचर ने हमें क्या किया है, नेचर ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अमेंड कीजिए अपने तरीके से। जितना प्रोमिनेंस बनाना चाहते हैं, आप फ्लॉज को बनाइए। देखिए, आपका जो स्किल है वो तो रहेगा ही रहेगा, मगर जो आपके फ्लॉज है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना डेलिजेंस से उनके ऊपर हार्ड वर्क करते, काम करते, अपनी कमियों को इतना निखार देते हैं मीन्स एक पॉजिटिव वे से। उनमें जो भी कमियां थी उनको आप हटा देते हैं, और जब हटा देते हैं तो आपका स्किल तो जो इनेट टेंडेंसी है, इनेट है आपके अंदर, वो तो वैसे ही रहेगा ना। बट ये जो है ना, ये फ्लॉ आपको अमेंड करने के लिए नेचर ने दिया। आप इसको जब अमेंड करते हैं ना, और अमेंड किस तरीके से करते हैं, आप उसको अमेंड इस तरीके से करते हैं कि उसकी प्रोमिनेंस स्किल से ज्यादा कर देते हैं। और जब स्किल से ज्यादा उसकी प्रोमिनेंस कर देते हैं, उसमें पॉजिटिविटी डाल देते हैं, उसमें डेलिजेंस की वजह से, हार्डवर्क की वजह से, उसमें इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं आप कि वो फिर कमी नहीं रहती है, और वो एक एक्सेप्शनल क्वालिटी बन जाती है आपकी। तो स्किल तो रहता ही रहता है, वो जो फ्लॉ था वो अब एक एक्सेप्शनल क्वालिटी बन जाती है। ठीक है? सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो प्लीज इस कोड को याद रखिए। जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी कोई चीज आपको लगेगी मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, इस कोड को याद रखिए हमेशा कि वो कमियां अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। उन कमियों के ऊपर काम करना है आपने। जब उन कमियों के ऊपर आप काम करेंगे ना, तो काम ऐसा कीजिए डेलिजेंस से कि वो कमियां जो है निखर जाएं मींस की पॉजिटिविटी उनमें आए, और वो एक एक्सेप्शनल क्वालिटी चली जाती है आपकी, फिर वो कमियां नहीं रहती। सो आई होप
कि आपको ये कोड समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे my dear aspirants and students, a very warm welcome to all of you over a very profound platform, Large Academy. So again, this is your teacher advocate Samila Ding with our another new video. So without any sort of delay, let's move on. यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी के ऊपर आना है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इस चीज के ऊपर ध्यान आपका लाना चाहूंगा कि राइट टू इक्वालिटी जो अगर हम बात करें, इसको समझने से पहले, इक्वालिटी को समझने से पहले आपको क्या करना है, आपको इक्वालिटी का मीनिंग समझना है। ये बहुत लेंथी टॉपिक रहेगा राइट टू इक्वालिटी के ऊपर। और ये जो है, ये आप जहां पे भी आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप जहां पे भी ये वर्ड्स देखते हो, इनको आपने ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद इनको आपको आसानी हो जाएगी इनको समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम आज जो है, आज इस वीडियो में तो ये राइट इक्वालिटी तो हमारा फिनिश नहीं हो पाएगा, एक दो वीडियो में फिनिश हो जाएगा राइट इक्वालिटी। सबसे पहले आपने इक्वालिटी को समझना है। इक्वालिटी के बाद आपने इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझना है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ के बाद आपने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को समझना है। तो स्लोली स्लोली आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 14 एक्चुअली क्या कहता है। आर्टिकल 14 यहाँ पे ये कहता है कि जो स्टेट है उसको स्टेट शैल नॉट डिनाई। डिनाई का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डिनाई का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो राइट्स हमने पढ़े थे, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये रोक है, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ये इसकी सेंस क्या बन जाती है, इसकी सेंस नेगेटिव बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे लीगल नॉलेज स्टार्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, इनको समझना है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, स्टेट को रोकता है। तो नेगेटिव नोशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करता है कि दो चीजें इसने यहाँ पे बताई है, दो चीजों में इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इसको आर्टिकल को ब्रेक कर दिया दो चीजों में। यहाँ पे मैं कुछ सेकंड का पॉज लूंगा, आप इसको उतार लीजिए उसके बाद, क्योंकि मैं इसके ऊपर लिखने वाला हूं। ओके, देखिए यहां पे क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, ये यहां पे कह रहा है कि स्टेट ने तो नहीं करना है, किसी को डिनाई नहीं करना है। डिनाई नहीं करना मींस फिर उसको देना पड़ेगा स्टेट को, ठीक है। स्टेट को क्या देना पड़ेगा और स्टेट को क्या करनी पड़ेगी, ठीक है। और रोकता है कि स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात तो हमें समझ आती है, हमने नेगेटिव पॉजिटिव राइट्स में पढ़ा वो सारा। देखिए, सबसे पहले आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इसको समझिए। उसके बाद ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। ओके, दो चीजें हैं यहां पे कि अब हमारी इंडिया की अगर बात की जा रही है, इसका मतलब है यहां पे कि ये दो चीजें हमें समझनी है, ठीक है। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी होगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होगा। इस चीज को आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहां पे ये दोनों चीजें जो है स्टेट ने करनी है यहां पे, और इसको ना करने से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या करता है, रोकता है कि स्टेट डिनाई नहीं कर सकता, दोनों चीजें देनी है। ओके, ये तो चीज हमें समझ आ गई। अब यहां पे हमने क्या देखना है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्चुअली क्या है, फिर हम इस पे आएंगे। देखिए, अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो आपने यहां पे ध्यान में रखना है कि ये एक्चुअली ब्रिटिश, इसका जो बेस है ब्रिटिश ओरिजिन है, ठीक है। ओके फाइन। अब यहां पे देखिए ये क्या कहता है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज करें हम आर्बिट्ररी बेसिस पे अपनी मनमानी अगर स्टेट करें, तो वहां पे क्या है कि वहां पे ये जो आर्टिकल 14 है, स्टेट को उस चीज के लिए, इस चीज के लिए जो है स्टेट को क्या करेगा, या इस चीज के बेस पे स्टेट को क्या करेगा, उसको रोकता है। स्टेट को क्या करता है, रोकता है। तो ये इसका नोशन क्या बन जाता है, नेगेटिव नोशन बन जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है नेगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स, आप हमारी वीडियोस वो देख सकते हैं। उसके बाद इक्वालिटी का मैंने थोड़ा बहुत पहले बताया था, आज फिर से मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इक्वालिटी में सबसे पहले आपने चीज ध्यान में रखनी है कि इक्वालिटी में हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि इक्वालिटी में जो स्पेशल प्रिविलेजेस है ना, वो स्पेशल प्रिविलेजेस वहां उसकी एब्सेंस होनी चाहिए। इक्वालिटी की सबसे बड़ी जो फीचर है कि देयर शुड एन एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है। अब ये कहता है कि स्पेशल प्रिविलेजेस एब्सेंस क्या हुआ, वो क्या मतलब हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम इंडियन इक्वालिटी की बात करें, हमारा इक्वालिटी जो है वो क्या है, उसका मोस्टली उसका बेस क्या है हमारे इक्वालिटी का, वो ये वाला बेस है हमारे इक्वालिटी का। इसको ध्यान में रखिए।
इगैलिटेरियन इक्वालिटी जो है ना, वो क्या है, वो किसकी बात करता है? वो बात करता है इक्वालिटी इन फैक्ट। ठीक है, यहां पे आपने ध्यान में एक चीज को रखना है कि इसमें क्या, इसमें किसकी बात की जाती है? इक्वालिटी इन फैक्ट में किसकी बात की जाती है? इक्वालिटी इन फैक्ट में बात की जाती है एगैलिटेरियन इक्वालिटी की। अगर हम बात करें उसमें इसके पर ध्यान दिया जाता है, स्टेट टेक्स पॉजिटिव स्टेप्स फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। देखिए, इक्वालिटी इन फैक्ट का मतलब है कि फैक्ट के बेसिस पे, जो फैक्ट होगा उसके बेस पे स्टेट इक्वालिटी करेगी। अब बोले वो क्या हुआ? देखिए, एक तो आया फॉर्मल इक्वालिटी, दूसरा आया एगैलिटेरियन इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी में एक्यूट या हम कह सकते हैं एक्सट्रीम इक्वालिटी की जाती है। बोलोगे वो क्या हुआ? देखिए, सपोज कीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में मैं सभी को इंक्लूड करना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि सोसाइटी में जो पावरफुल है, जो वीक है, या आप ले लीजिए सोसाइटी में जो जो सबसे जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा। या मैं देखूंगा जो हाई हाई है, जिनका परफॉर्मेंस है, उसको भी ले लूंगा। या आप ले लीजिए कि जैसे मैं अगर सपोज बात करूं, एक क्लास है, मैं इसको 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 समझाने के लिए ना एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ठीक है, फिर उससे अच्छा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, किसमें? फॉर्मल इक्वालिटी में। मैंने कहा यहां पे एक आया फॉर्मल इक्वालिटी, दूसरा आया इगैलिटेरियन इक्वालिटी। अब देखिए फॉर्मल इक्वालिटी में सपोज कीजिए एक क्लास है, उस क्लास में आपने देखा होगा कि उस क्लास में मैं कहता हूं 15 स्टूडेंट्स है, तो 15 स्टूडेंट्स को मैं एक प्लेटफॉर्म पे ले लेता हूं, लेके आता हूं। ठीक है, अब लोग वो क्या हुआ? 15 स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे एक एक फुटिंग पे लेके आता हूं कि चाहे वहां पे जो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल कम है, एवरेज है, ज्यादा है, सभी को इक्वल फुटिंग पे लाऊंगा मैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही है? अगर फॉर्मल इक्वालिटी की बात करें, ठीक है, सही है, आप कर सकते हैं। बट सपोज कीजिए यहां पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि फॉर्मल इक्वालिटी में हमें ये चीज समझ आती है कि वहां पे अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फॉर्मल इक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर डिप्राइव है, उसकी जो क्लास है वो भी बहुत कम छोटी है, बेसिक नेसेसिटीज उनके पास नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्पेशली उनके लिए कोई प्रिविलेज नहीं बनेगा as far as formal equality is concerned. But as far as egalitarian equality is concerned, like we हमारे इंडिया में जैसा है egalitarian equality, वहां पे क्या है, वहां पे उस सेक्शन के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, उस सेक्शन के लिए जो डिप्राइव ग्रुप है, उस सेक्शन के लिए जिसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, जो बहुत नीचे जो है जिसका जो लेवल है, उस ग्रुप के लिए वहां पे क्या किए जाते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस बनाए जाते हैं। वो ग्राउंड्स जो है क्रिएट किए जाते हैं, उसके बेस पे जो है उनके साथ स्पेशल प्रिविलेजेस करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे हमने अभी पढ़ा कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, और आप अभी बात कर रहे हैं कि स्पेशल प्रिविलेजेस उन ग्रुप को देना है, उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देना है। देखिए, आपको ध्यान में यही तो एक पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है फॉर्मल इक्वालिटी और एगैलिटेरियन इक्वालिटी को। क्योंकि फॉर्मल में क्या हो रहा है कि उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कोई स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहां पे एक्सट्रीम इक्वालिटी की जो है कंसेप्ट वहां चलती है। बट as far as egalitarian equality is concerned, like we the पीपल ऑफ इंडिया हमारे में जो एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है और खासकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने रीजनेबल इनइक्वालिटीज, प्लीज लिसन इट केयरफुली, रीजनेबल इनइक्वालिटीज, कि भाई इनइक्वालिटी तो है बट रीजनेबल है। क्यों? क्योंकि इन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट कराने के लिए, बाकी के लेवल के लिए लाने के लिए, उनको एडवांटेज ग्रुप में न्यूमरेट करने के लिए हमें उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने वही कहा, सो मैं क्या करूंगा, मैं अगर 15 स्टूडेंट्स को 1 आवर देता हूं पढ़ाने के लिए, और 1 आवर के बाद उसमें 2 स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देता हूं क्लास के बाद, तो बाकी बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप इनइक्वालिटी कर रहे हो। मैं बोलूंगा ठीक है मैं कर रहा हूं, बट ये रीजनेबल इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि इनका आईक्यू लेवल बहुत जो है नॉमिनल है, और बाकी बच्चों के लेवल तक लाने के लिए और अपना वो लेक्चर सक्सेस कराने के लिए, सक्सेस इन द सेंस कि समझ आए बच्चों को, उसके लिए मुझे उनको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं उनको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स नहीं दूंगा तो वो उनको मैं कभी बाकी बच्चों के लेवल पे नहीं ला पाऊंगा। सो मैंने वहां पे इनइक्वालिटी की, मैंने मगर कौन सी इनइक्वालिटी की? रीजनेबल इनइक्वालिटी की, और वो पॉसिबल होती है एगैलिटेरियन इक्वालिटी में। इन इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे यही नहीं है कि आपने जो जो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, या जो जिसका आईक्यू लेवल हाई है या लो है, ठीक है, जो या मोरॉन है या ले लीजिए आप इडियट है, जो भी है,
तो उनको आप एक ही फुटिंग पे लाएंगे? दैट इज नॉट द एक्चुअल नोशन ऑफ इक्वालिटी, वो तो कर ही नहीं सकते हैं हम कभी। ठीक है, तो हमने अपॉर्चुनिटीज उनको एक जैसी ही देनी है। उसके बाद इक्वालिटी का कंसेप्ट तो आ गया, बट यहां पे फॉर्मल इक्वालिटी में क्या होता है कि कोई भी जो सबसे जो पिछड़ा तबका है उसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं बनाए जाते हैं, वहां पे इक्वालिटी इन एक्सट्रीम एक्यूट फॉर्म में होता है। बट एगालिटेरियन में क्या होता है कि वहां पे हम उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस बनाते हैं। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान में रखिए कि अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे वही कह रहा है स्पेशल प्रिविलेजेस, वहां आ गए, समझ आ गए आपको। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर वुमेन, स्पेशल प्रिविलेजेस किसी भी आप लाइफ के हमारे एस्पेक्ट में ले लीजिए आप, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी के सेक्शन है जिनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस है। और इसलिए है क्योंकि वो डिसएडवांटेज सोसाइटी का ऐसा सेक्शन है, ऐसा ग्रुप है, तो इसका मतलब है बिकॉज वी हैव एन एगालिटेरियन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। ओके फाइन, नाउ स्टार्ट। यहां पे अब ये कहता है कि ये जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, इसका मोस्टली जो है इसका ओरिजिन जो है कहां से निकला, रूल ऑफ लॉ का। अब रूल ऑफ लॉ में मैंने थोड़ा पढ़ाया था, आई विल रिपीट। लॉ के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि फिर भी आई विल रिपीट। यहां पे अगर एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल यहां पे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट किसकी होगी, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय लॉ होगा है, और न कि रेदर देन गवर्नमेंट बाय मैन। अब देखिए, गवर्नमेंट मींस को गवर्न करता है। लॉ का मैंने डेफिनेशन आप लोगों को कराया था। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था ये हमारे एक्सटर्नल एक्शन को कंट्रोल करता है, एक्सटर्नल एक्शन को कंट्रोल करता है ये। तो ये तो हमें समझ आती है लॉ क्या है। हमें प्रोहिबिट करता है ऐसे एक्ट से जो एक्ट दूसरों को नुकसान, जो है सोसाइटी का जो भी नॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग चलना है और दूसरे को नुकसान ना हो, इसलिए हमारे किसी भी एक्सटर्नल एक्शन को ये क्या करता है, ये रोकता है। ऐसा कोई एक्सटर्नल एक्शन जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए एज अ होल, या इन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाने के लिए, तो वो जो चीज वहां में रोकेगी वो लॉ है। मैंने आपको बताया था लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंट्रोल द एक्शन दैट कंट्रोल एक्सटर्नल एक्शंस ऑफ मैन। ओके, ये आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अब ये जो रूल ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे है, ये तो समझ आया कि यहाँ एरिस्टोटल भी कहता है कि लॉ की ही चलेगी जो लॉ में लिखा हुआ है, और न कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की चलेगी, न कि पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट की चलेगी जो किसी पर्टिकुलर पार्टी से, मतलब पर्टिकुलर पार्टी होगी तो उनकी नहीं चलेगी। किसकी रूल गवर्नेंस किसकी होगी, गवर्नेंस लॉ की होगी, उसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अब इसको थोड़ा और हम क्या करेंगे, इलॉबरेट करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना रूल ऑफ लॉ, ये इन्होंने लाया था। ठीक है, अब डाइसी यहां पे क्या कहते हैं, आपको ये बड़ा अच्छे से समझना है। देखिए, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पहला पॉइंट क्या रखा था, पहला पॉइंट इन्होंने ये रखा था एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। बिल्कुल, इन्होंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट जब है तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो गवर्नमेंट जो है वहां पे चांसेस होंगे वो पावर का मिसयूज कर सकती है। सो इसीलिए यहां पे रखा गया है कि सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की नहीं होगी, पर्टिकुलर पार्टी की नहीं होगी, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की नहीं होगी। सुप्रीमेसी किसकी होगी, ठीक है, वो होगी लॉ की होगी, लॉ इन इटसेल्फ। तो ये क्या करता है, यहां पे इसकी बात करता है कि आर्बिट्ररी पावर नहीं होंगे, यहां पे मनमानी नहीं चलेगी, जो लॉ में लिखा है उसी को फॉलो किया जाएगा। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, इसको बिल्कुल प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि इसी को मैं आगे अपनी आने वाली वीडियोस में क्या करूंगा, थोड़ा एक्सपैंड करूंगा वहां पे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट किसको टच करता है, ये पॉइंट टच करता है आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, आई एम रिपीटिंग, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये किसको टच करता है, किस मतलब क्या आ गया कि लॉ की तो सुप्रीमेसी है, ठीक है, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन लेके हम उसको फॉलो करते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, हमारी कंट्री गवर्न की जाती है। और जब गवर्न की जाती है तो इससे क्या होता है, आर्बिट्ररी पावर को भगाया जाता है, कि एब्सेंस रहती है आर्बिट्ररी पावर की। क्यों, क्योंकि हमारी इंडिया में क्या है, हमारी कंट्री में लॉ की सुप्रीमेसी है। अब लॉ की सुप्रीमेसी है क्या, फिर यहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये जो लॉ बना है ये कितना फेयर और कितना जस्ट है, वो कौन देखेगा। और दूसरा ये कि उस लॉ को जो इंप्लीमेंट करने के लिए, उस लॉ को लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए जो भी जो है एजेंसीज है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, क्या वो एक सही ड्यू तरीके से, क्या वो जो काम है, जो प्रोसीजर है हमारी कंट्री का,
उसको कर रहे हैं कि नहीं, क्या ड्यू तरीके से लॉ की इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, क्या ड्यू तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वो पॉइंट आज में रेज होते हैं। और वो आते हैं, सबसे पहले आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि वो भी आपका इसमें टॉपिक आता है, ठीक है। आप वो लिख सकते हैं, मेंस के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो इसमें उनको लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा इलॉबरेट करना पड़ेगा सेपरेट से। अगर मेंस का पेपर है आपका, अगर प्रीलिम्स का है तो उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट मे बी दे विल आस्क यू अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, अब ये तो बात समझ आ गई हमें। अब यहां पे हम आते हैं, वो कहते हैं यहां पे कि जो जस्टिस होगा वो लॉ के हिसाब से होगा, बिल्कुल जो भी एस्टैब्लिश प्रोसीजर है उसके हिसाब से जस्टिस होगा। और मैंने जस्टिस का आपको कराया हुआ है पिछली वीडियो में, प्लीज उनको देखिए ध्यान से। ओके, ये तो बात हमें समझ आती है कि इंसाफ होगा, जो भी जस्टिस होगा तो वो किस हिसाब से होगा, मीन जो भी मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा उसमें लॉ के हिसाब से होगा। ओके, अब उसके बाद इसी में जो डाइसी ने बताया, उसमें डाइसी ने ही इक्वालिटी बिफोर लॉ की भी बात की हुई है। रूल ऑफ लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट इसने दिया, तो इसमें इसने 3 एस्पेक्ट्स बताए। पहला एस्पेक्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ठीक है, हमें थोड़ा समझ आ रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ही हम पढ़ रहे हैं, आगे समझ इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये कहता है कि थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है राइट्स ऑफ द पीपल मस्ट फ्लो फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बिल्कुल, डाइसी क्या कहता है कि जो राइट्स है ना, मतलब कोई भी राइट ले लीजिए आप घूमने का राइट, बोलने का राइट, चलने का राइट, ठीक है, वोट करने का राइट, जो भी राइट्स होते हैं, तो वो कहते हैं वो राइट्स कहां से आते हैं, वो कस्टम से आते हैं और ट्रेडिशन से आते हैं। ओके, ये हमें बात समझ आ गई। अब देखिए आगे ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। यहां पे डाइसी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स। ये कहता है, डाइसी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स नहीं है, बट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। आप बोलेंगे ये क्या, ये फिर आगे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट रादर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। वो कहते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना किसी भी कंट्री का, वो क्या है, वो कॉन्सिक्वेंस है, वो रिजल्ट है या कॉन्सिक्वेंस है। खुद में कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स नहीं होता। कौन कह रहे हैं, डाइसी कह रहे हैं, किसमें, रूल ऑफ लॉ में, अपने थर्ड एस्पेक्ट में। सॉरी, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, आर यू फॉलोइंग मी। देखिए डाइसी क्या कहते हैं यहां पे, वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक्चुअली एक रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा है, वो खुद में सोर्स नहीं होता। क्योंकि सोर्स क्या है, उन्होंने सोर्स किसको बताया है, सोर्स कौन, किस चीज के सोर्स, लोगों के जो इंडिविजुअल के जो राइट्स है ना, वो राइट्स कहां से आते हैं, तो डाइसी कहते हैं वो कस्टमर ट्रेडिशन से आते हैं रेदर कॉन्स्टिट्यूशन से। आप बोलेंगे कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए पहले ये वाला पढ़ाता हूं मैं आपको। ये वाला कहता है कि जो फर्स्ट और जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट वाला ये आ गया, ये भी इंप्लीमेंट होता है हमारे इंडिया में, और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी इंप्लीमेंट होता है हमारे इंडिया में। बट ये कहता है थर्ड वाला हमारे इंडिया में ये वाला इंप्लीमेंट नहीं होता है। कैसे, क्योंकि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। डाइसी कह रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ द राइट्स फॉर इंडिविजुअल है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स नहीं है, कस्टम है सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट है। बट थर्ड वाला इंप्लीमेंट हमारे इंडियन सिस्टम पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली सोर्स फॉर द राइट्स, और वी कैन से सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा, आई होप कि समझ आ गया आपको। अब एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए एक साइड से ले लीजिए, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को ले लीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, जब भी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 को पढ़ते हैं, उसमें एक चीज ये आती है कि जब जो थर्ड स्टेट थी वहां पे, थोड़ा सा मैं अब ज्यादा उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या था, स्टेट जनरल था, जिसको हम एक जो है सोशल ऑर्डर कहते हैं, जो एंशिएंट रेजिम का बनाया हुआ जो है एक ऑर्डर था। उसमें क्या थे कि जो है वहां पे 3 तरह के, आप कह सकते हो 3 तरह की पॉलिटिकल बॉडीज थी। पहला बॉडी जो था वो किंग था खुद में,
किंग के बाद जो दूसरे थे वो स्टेट जनरल था। स्टेट जनरल जो है कंप्राइज जो है तीन तीन जो है सेक्शन से था या तीन स्टेट से था। उसके बाद जो थर्ड वाला था वो पार्लियामेंट था। पार्लियामेंट कौन सा वाला, ये पार्लियामेंट नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पार्लियामेंट्स। ये हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पे आएंगे ना तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा पार्लियामेंट्स। ये बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कौन से वाले को, जो उसका मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल बॉडी था उसका किंग था, किंग के बाद कौन था, किंग के बाद था वहां पे स्टेट जनरल, स्टेट जनरल के बाद ये वाला था पार्लियामेंट, ठीक है। अब जो किंग तो ठीक, छोड़िए उसको, आप पार्लियामेंट को भी छोड़िए, हमने स्टेट जनरल को समझना है। स्टेट जनरल में जो है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, उसमें जैसे बॉर्गेसेस थे, मिडिल क्लास थे, प्रोफेशनल्स थे, उसके बाद पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, फिर सर्फ तक आते, सर्फ मीन गुलाम तक आते उसमें थर्ड स्टेट की कंपोजिशन। थर्ड स्टेट ने बाद में प्रॉब्लम हुआ, जो भी हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो भी कॉजेज रहे हैं, तो वो हमने अभी पढ़ना नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, एक नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, ठीक है। बात समझ आती है हमें। तो फ्रांस क्या हो गया, मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक बना, रिपब्लिक से डायरेक्टरी बना, डायरेक्टरी से डिक्टेटर बना, जिसको हम पढ़ते हैं राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रांस की जो है वो स्टोरी है। अब देखिए पहले क्या किया लोगों ने, डिमांड की वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में आया। वो हर टाइम पर्टिकुलर पर्टिकुलर राइट्स की डिमांड करते रहते थे। और उसके बाद जो है, इसके मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे था और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, पर उससे पहले वो राइट्स की डिमांड कर रहे थे। होते 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 फिर क्या हो गया कि जो थर्ड स्टेट जो था, थर्ड वाला ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर किंग को लिमिट लगाने के लिए, किंग को जो है रोकने के लिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया। और ये तो ऑब्वियस है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है राइट्स, रूल्स रेगुलेशन की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। और हम सभी जानते हैं कि कितना बड़ा लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो वो तो ठीक है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन के लिए, वो तो सिटीजन्स के लिए, वो तो हमें बात समझ आती है। बट उससे पहले भी वो राइट्स मांग रहे थे। सो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बना फ्रांस में कि लोगों को जो है राइट्स मिले। वो कॉन्स्टिट्यूशन वहां जो बना ना, वो दैट वाज, हम कह सकते हैं कि वहां पे वो कंडीशन के बेस पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना पड़ा। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो राइट्स जब बनेगा तो राइट्स तो आएंगे ही आएंगे। बट उससे पहले भी क्या थे, वहां के लोग जो है राइट्स की डिमांड करते थे। मगर हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन जब पहले बन गया उसके बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन से जो है मतलब यहाँ पे आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रांस का आप ले लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एक ऐसी प्रोसेस है। तो लोग यहाँ से अगर चल रहे हैं तो राइट्स क्लेम कर रहे हैं, फ्रांस में पहले से क्लेम कर रहे हैं, बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया ज्यादा राइट्स मिले। सो इसका मतलब है कि फ्रांस में, एज फार एज फ्रांस इज कंसर्न, तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है की बात करें हम, तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ। वहां पे क्या था, जो कस्टम था ना, कस्टम उनको पहले से राइट दे रहा था, ट्रेडिशन उनको पहले से राइट दे रहा था। बाद में क्या हुआ, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया और राइट मिल गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन वाज द ओनली सोर्स जिससे लोगों को राइट्स मिल रहे थे, नहीं। बट अनलाइकली दैट ऑफ इंडियन सिस्टम, वहां पे क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना जब पहले, और उसके बाद हमें राइट्स मिले। सो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही एक सोर्स है जिससे हमें राइट्स मिल रहे हैं। बट कुछ जगहों पे मोस्टली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कंक्लूजन होता है। लोग राइट्स की डिमांड करते हैं, हमें फ्रीडम दी जाए, हमें लिबर्टी दी जाए, हमारी इक्वालिटी दी जाए, हमारे साथ जस्टिस किया जाए, फिर जाके उन राइट्स को जब वो हासिल किया जाता है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है। तो इसका मतलब है वहां राइट्स पहले आते हैं, और वहां कॉन्स्टिट्यूशन उन राइट्स को मांगने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजल्ट बनता है, एक आफ्टरमैथ बनता है, एक कॉन्सिक्वेंस बनता है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद में उनको एक सोर्स पर बनाता है राइट्स के लिए। तो हमारे इंडिया में ऐसा है, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब बना, ड्राफ्ट हुआ, उसने फिर हमें राइट्स दिए। तो किसी जगह पे, किसी नेशन में, बाकी कंट्रीज में अगर हिस्ट्री अगर आप देखेंगे समझेंगे, तो वहां पे क्या है कि वहां पे लोगों ने पहले राइट्स की डिमांड की है, और राइट्स की डिमांड जब बढ़ती गई तो फिर क्या हो गया कि उसका नतीजा क्या रहा, उसका कंक्लूजन क्या निकला कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। तो वहां पे तो हम कह नहीं सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सोर्स है वहां के राइट्स के, लोगों के राइट्स के लिए, नहीं। वहां पे हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजल्ट है वहां के लोगों के राइट्स जो उनको मिले उसके लिए। मगर हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक सोर्स है।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इसी के साथ हम अपना ये टॉपिक जो है खत्म करते हैं। आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को आगे, देखिए हम स्लोली स्लोली चलेंगे, डोंट वरी। पूरा पॉलिटी खत्म करेंगे, फंडामेंटल राइट्स खत्म करेंगे, जो भी हमने सीरीज स्टार्ट की है उनको हम फिनिश करेंगे। आपने बस इनको समझना है। यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ किसकी बात करता है, मैंने ये बता दिया, आपको समझाया, आप अच्छे से फिर से सुन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा ना, इसको प्लीज, इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखिए मैं आपको यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं ऑनलाइन तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 20 मिनट में आपको मैं पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं, मैं आपको यहाँ ऑफलाइन तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि ऑफलाइन में जो टीचर जितना पेन लेता है, जितना डिटेल में कंप्रीहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाता है, मैंने वही कहा ना, इसलिए मेरा हमारे चैनल का मोटिव क्या है, टू बी इंडियाज फर्स्ट फ्री ई लर्निंग, फर्स्ट कंप्रीहेंसिव ई लर्निंग स्कूल। ठीक है, फर्स्ट कंप्रीहेंसिव फ्री कंप्रीहेंसिव ई लर्निंग, टोटली फ्री। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, तो वहाँ यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं जो है, जिस तरह से ऑफलाइन में आप जो है डिटेल में पढ़ते हैं, मगर पेशेंस रखिए प्लीज। आप ये मत सोचिए कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल जल्दी सारा खत्म कर दूंगा। स्लोली स्लोली हमारी सारी सीरीज देखिए, फिर आपको समझ आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, आपको एक लेक्चर में, एक वीडियो में, 2 वीडियोज में आपको पूरी इंडियन पॉलिटी समझ आने वाली, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको रिपीट करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया। अब इसी को हम और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी रिलेट करना है इसको। मैंने वही कहा ना, इसको और इसको रिलेट करना है। जब इसको रिलेट करेंगे फिर आपको आर्टिकल 14 समझ आएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 का तो ये 2 चीजें जो है इसकी कोर है। जब तक आपको ये दो चीजें समझ नहीं आएंगी, तो आप इसको रूट मेमोराइज भी कर देना, कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। सो ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।